नमस्कार साथियों, आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन हमने तय किया है हिंदी भाषा और साहित्य के लिए। तो आज हम हिंदी भाषा और साहित्य में कैसे पारंगत हों इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हिंदी भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, संस्कृत से निकली हुई ये भाषा है और आज भारत सहित सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। बीए पास कोर्स हैं, बीए ऑनर्स हिंदी है, एमए हिंदी में आप पारंगत हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें भी हिंदी साहित्य को लेकर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। लगभग हर मंत्रालय में और मल्टीनेशनल कंपनीज में हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। एक ऐसी भाषा है जो जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है और वैसे ही बोली जाती है। यह गुण किसी और दूसरी भाषा में देखने को नहीं मिलता। यूं तो हम सभी भाषाओं में पारंगत नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा और अन्य भाषाओं को भी सीखें और उनको जानने की कोशिश करें। इससे हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है, विकास होता है और हमें नौकरी के नए अवसर प्राप्त होते हैं। हिंदी भाषा का जो आज स्वरूप है वो अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी भाषा सर्वगुण संपन्न है। आप कहीं भी पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ हिंदी हर व्यक्ति समझता है, चाहे वो ऑटो रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, होटल वाला हो, टूरिस्ट गाइड हो, आम आदमी हो, दुकानदार हो, ठेले वाला हो, सभी हिंदी को समझते हैं क्योंकि उनके लिए हिंदी आना आवश्यक है। बिना हिंदी के वो अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये स्वरूप हमारे सामने आता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो भारत में व्यापार कर रही हैं उनको मालूम है कि हिंदी एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए उनके विज्ञापन हो गए, उनके टीवी एड्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो आज वो अपना रहे हैं क्योंकि व्यापार के लिए हिंदी आवश्यक है। हिंदी में आमतौर पर हम देखते हैं कि आज जो भाषा बोली जा रही है आम जनता के द्वारा, उसमें हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं। इन सब को मिलाकर आज आम चलन की भाषा में हमें हिंदी भाषा दिखाई देती है। तो आम चलन की भाषा में हिंदी का स्वरूप अलग है और साहित्य की भाषा में हिंदी का स्वरूप हमें अलग दिखाई देता है। जब हम साहित्य की भाषा देखते हैं जिसमें कविता है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टाज हैं, उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ में दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वह आम जन की भाषा से भिन्न है, यह हमने जाना। अब एक विशेषता और है हिंदी के साथ कि हिंदी के साथ बहुत सारी बोलियों का जुड़ाव प्रारंभ से रहा है। भोजपुरी है, अवधी है, खड़ी बोली है, इस तरह के और क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां तक लिपि की बात है तो हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं और देवनागरी लिपि में अगर हम तमिल साहित्य को छोड़ दें, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं
वे देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो एक बहुत विशाल क्षेत्र है हिंदी का। मराठी बहुत नज़दीक है, उर्दू बहुत नज़दीक है, गुजराती बहुत नज़दीक है, राजस्थानी बहुत नज़दीक है। बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी साहित्य के साथ, हिंदी भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये आता है कि हिंदी में पारंगत कैसे हुआ जाए। तो हिंदी में पारंगत होने के लिए या किसी भी भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, जापानीज हो, जर्मनी हो, रूसी भाषा हो या हिंदुस्तानी भाषाएं हों, किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। मसलन हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो उसका लिपि ज्ञान हमें अत्यंत आवश्यक है। उसके अक्षर किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके अक्षर किस तरह से लिखे जाते हैं, यह सबसे पहली शर्त है। यह हमें आना अनिवार्य है। इसके अलावा जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे यहाँ व्याकरण बहुत विशाल स्तर पर मिलता है। संस्कृत साहित्य की जब हम बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण में हमें अष्टाध्यायी मिलता है, पाणिनिकृत, और उसी के आधार पर हिंदी का भी चलन शुरू हुआ, हिंदी का व्याकरण बना। व्याकरण में हमें भाषा पर एक आधिपत्य स्थापित करने में मदद मिलती है और साहित्य लिखते समय उसकी अहम भूमिका होती है। भाषा पर पकड़ बनाने के लिए आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द और इसके अतिरिक्त जो भी शब्दकोश है उसका ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक शब्द है, या ये कहें कि हर शब्द का अर्थ अपना अलग है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कभी आगे दूंगा आपको। यह गुण बहुत कम भाषाओं में देखने को मिलता है। हमारे शब्द इतने विशाल हैं कि अंग्रेजी भी उसका सामना नहीं कर पाती। हर चीज़ के लिए शब्द हैं और कोई भी आधुनिक तकनीकी शब्द भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हिंदी में कोई शब्द ना हो, संस्कृत में कोई शब्द ना हो। तो हिंदी भाषा को आत्मसात करने के लिए, उसमें पारंगत होने के लिए हमें व्याकरण आना अनिवार्य है और शब्दों की जो गरिमा है वह भी हमें अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, इनके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाओं में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्षेत्रीय बोलियों में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका भी ज्ञान होना अनिवार्य है। एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है, इंगेकू आ। हरियाणा में भी है। एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में ये शब्द है। शब्द है इंगेकुआ। इंगेकुआ मतलब इधर को आ जा। यह आम बोलचाल की भाषा का जो शब्द है यह तमिल भाषा से आया है। तमिल में इधर आने के लिए कहा जाता है इंगवा, और क्षेत्रीय आधार पर इंगवा को जो उच्चारण मिला
वो मिला इंगेकू आ। तो भाषा का जो विस्तार होता है, भाषा का जो सरलीकरण होता है, भाषा का जो क्षेत्रीय बोलियों में रूपांतरण होता है, वह भी एक बेहद रोचक किस्सा है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तमिल वासियों के प्रवास के दौरान यहाँ छूट गए और उनका हमने अपनी भाषा में, अपनी बोली में रूपांतरण कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें कि जब अगस्त्य ऋषि का दक्षिण के क्षेत्र में जाना हुआ, वो बहुत पुरानी घटना थी, वो बहुत पुराना पलायन था, लेकिन कालांतर में दक्षिण से भी उत्तर की तरफ बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ। और यही कारण है कि बहुत सारे वो तमिल शब्द जो हैं तो संस्कृत से निकले हुए, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर वो तमिल बोली में बदल गए। और जब तमिल वासियों का उत्तर भारत में आगमन हुआ, पलायन हुआ, वो अपने साथ उन भाषाओं को भी लेकर आए, उन शब्दों को भी लेकर आए जो आज किसी और रूप में हमारे सामने बोले जाते हैं। तो हिंदी का जो विशाल साम्राज्य है, उसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के भी शब्द हैं, चलन में हैं। आप सब जब गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में आए और हिंदी एक विशाल रूप लेती चली गई। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मानी जाती है, जो प्रख्यात है, उस शब्दकोश में भी अब हिंदी के बहुत सारे शब्दों का समावेश हो चुका है। तो हिंदी केवल भारतीय सीमा में शामिल नहीं है, भारतीय सीमा के अंदर सिमटी हुई नहीं है। विदेशों में भी हिंदी के बोलने वाले लोग मौजूद हैं और बड़े धड़ल्ले से वो हिंदी बोलते हैं। और यही कारण है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, अंग्रेजी की शब्दकोश में, चमचा शब्द है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द हैं जो उन्होंने स्वीकार किए और हिंदी का विस्तार होता चला गया। हिंदी के विस्तार की एक घटना और है, उस पर हम विचार करेंगे बाद में, जिसको हम जानते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में। विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था और उसके बाद अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 12वीं की तैयारी चल रही है, तो भविष्य में इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो आपको हिंदी में अगर पारंगत होना है तो लिपि के साथ उसके विशाल शब्दकोश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम कोर्स अलग अलग है और हम यहाँ किसी एक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम लगभग उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो भारतीय विश्वविद्यालय हो या विदेशी विश्वविद्यालय हो। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।